जादुई आम का हेलीकॉप्टर। सुबह सुबह रवि अपने घर में चिल्लाने लगता है। माँ, अरे ओ माँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? इस घर में मेरा जीना ही हराम हो गया है। मैं कल ही शहर जाऊंगा। अब इस घर में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? मुझे तो तेरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता। गौरी से जाकर पूछ ले, उसी ने लिया होगा। माँ, तुमने गौरी को सिर पर चढ़ा रखा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की? आखिर वो तेरी बहन है, कभी तो उसका ख्याल रखा कर। बहन है तो क्या मेरा सब कुछ रख लेगी? तेरे पिताजी बागीचे से आम तोड़ने गए हैं, वो भी अब बूढ़े हो गए हैं। जाकर उनका हाथ बटाया कर। आम की बोरियां वो अकेले ही उठाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती है? दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। माँ की बात सुनकर रवि तुरंत जंगल वाले बागीचे में चला जाता है। वहाँ उसके पिताजी आम तोड़कर बोरियों में भर रहे थे। पिताजी, आज मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आज से मैं रोज आम की बोरियां उठाकर बाजार तक ले जाया करूँगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा पाता हूँ। इसके बाद दोनों बाप बेटे बागीचे से आम तोड़ने लगते हैं। ये देखिए पिताजी, इस पेड़ के आम कितने बड़े बड़े हैं। हाँ बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है। इसके आम सबसे बड़े और मीठे होते हैं। बाजार में सबसे महंगे बिकते हैं। उस पेड़ की कहानी सुनकर रवि को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, मैं कल शहर जाकर एक नई दवा लाऊंगा, जिससे इस पेड़ के आम और बड़े हो जाएंगे और हमें ज्यादा फायदा होगा। अगले ही दिन रवि शहर जाकर एक केमिकल वाली दवा लाता है और बागीचे में उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। रवि जैसे ही उस दवा को डालने वाला होता है, तभी पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ बेटा, ये केमिकल वाली दवा मत डालो, मेरे सारे फल प्रदूषित हो जाएंगे। पेड़ की आवाज सुनकर रवि घबरा जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं हूँ बेटा, जादुई आम का पेड़। डरो मत। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर रवि हक्का बक्का रह जाता है। पेड़ की एक नाक, दो आँखें और बोलने वाला मुंह भी था और वो पेड़ बातें भी कर रहा था। तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरी सदियों से सेवा की है। तुम ये केमिकल वाली दवा डालकर मुझे प्रदूषित मत करो। लेकिन इस दवा से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आम और बड़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, इस केमिकल को मत डालो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई आम देता हूँ। इस जादुई आम से तुम कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद वो जादुई आम का पेड़ रवि को एक जादुई आम देता है। जादुई आम लेकर रवि तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे इस जादुई आम को टेस्ट करना चाहिए। क्या पता ये जादुई आम है भी या नहीं। जादुई आम कर दे मेरा छोटा सा काम। दे दो मुझको एक तकिया, ताकि कर सकूं मैं आराम। रवि के इतना कहते ही एक तकिया वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये देखकर रवि खुशी से उछलने लगता है। क्या हुआ रे, क्यों शोर मचा रहा है? कुछ नहीं माँ। रवि जादुई आम लेकर अगले ही दिन शहर चला जाता है। शहर पहुंचते ही वहां जोरदार बारिश होने लगती है। लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के कारण सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। शहर की सारी दुकानें और बाजार बंद हो जाते हैं। रवि के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जादुई आम की मदद से बहुत सारा खाना मंगा लेता है। एक दिन टीवी पर न्यूज आ रही थी। सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराएं। ये सब देखकर रवि के मन में एक विचार आता है। मुझे अपने जादुई आम की मदद से लोगों की मदद करनी चाहिए। रवि बिल्डिंग की छत पर जाता है और जादुई आम से एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। जादुई आम के हेलीकॉप्टर में बैठकर रवि पूरे शहर का चक्कर लगाता है और अच्छी तरह से देखता है कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। तभी रवि की नजर सामने वाले नाले पर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़की पानी में डूब रही थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रवि तुरंत अपने आम के हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आते तो मैं तो डूब ही जाती। अरे कोई बात नहीं, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और जादुई आम का हेलीकॉप्टर देखकर
आर्मी वाले समझते हैं कि ये कोई आतंकवादी है। तुरंत गोली मारकर इस आतंकवादी को मार दो। नहीं सर, मुझे लगता है ये कोई आतंकवादी नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की की जान बचाई है। लेकिन इसके पास इतना खूबसूरत हेलीकॉप्टर आया कहाँ से? और ये हेलीकॉप्टर तो आम का बना हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आर्मी वाले अपने हेलीकॉप्टर से रवि के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं। आर्मी वालों को अपने पीछे आता देखकर रवि एक बिल्डिंग के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है। आर्मी वाले भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर लेते हैं। रवि उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कौन हो तुम और तुम्हारे पास ये आम का बना हुआ हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? सर, ये जादुई आम का हेलीकॉप्टर है। इसकी मदद से हम शहर में हर किसी की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं कल ही अपने सीनियर से बात करूंगा और तुम्हें आर्मी में नौकरी दिलवा दूंगा। इससे तुम देश की सेवा कर पाओगे। इतना कहकर आर्मी वाले वहाँ से चले जाते हैं। रवि का एक दोस्त ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। जादुई आम का हेलीकॉप्टर रवि, आज से ये जादुई आम मेरा होगा। फिर मैं जादुई आम का हेलीकॉप्टर बनाकर खूब मजे करूंगा। रात होते ही रवि का दोस्त छुपकर रवि के कमरे में पहुंच जाता है। उस समय रवि सो रहा था। रवि का दोस्त जादुई आम को चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही रवि का दोस्त अपने घर की लाइट चालू करता है तो वो देखता है कि उसके सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आई हैं और उसका पूरा चेहरा काला हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है ये सब उस जादुई आम की वजह से हुआ है। मुझे तुरंत इसे वापस करना होगा। रवि का दोस्त दौड़कर वापस रवि के पास जाता है, लेकिन तब तक रवि जाग चुका था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये क्या हो गया है? रवि का दोस्त रवि को सारी बात बताता है। लाओ, वो जादुई आम मुझे दे दो। मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर देता हूँ। और आगे से कभी भी ऐसा मत करना, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रवि जादुई आम की मदद से उसको ठीक कर देता है। अगले दिन आर्मी ऑफिसर रवि के पास आ जाता है। रवि, मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है। अगर तुम चाहो तो आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा ये जादुई आम का हेलीकॉप्टर हमारी बहुत मदद करेगा और हम लोग मिलकर देश के दुश्मनों को धूल चटाएंगे। ये सुनकर रवि बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने घर वालों को बताता है और अगले ही दिन आर्मी ज्वाइन कर लेता है और अपने जादुई आम के हेलीकॉप्टर से देश की सेवा करने लगता है। 3 जादुई कोका कोला की बोतल। सलावत गांव में धनीराम और मोहन नाम के 2 पिता पुत्र रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। जंगल में लकड़ियां काट कर अपना खर्चा चलाते थे। धनीराम और मोहन गरीब जरूर थे पर मन के बहुत साफ थे। दोनों सुबह उठकर मंदिर जाते थे, निर्मल लोगों की मदद करते थे, हमेशा दूसरों की इज्जत भी करते थे। दोनों को भगवान पर बहुत भरोसा था कि एक दिन भगवान उनकी जरूर सुनेगा, क्योंकि लकड़ियां काट कर सिर्फ उन्हें 2 वक्त का खाना ही मिलता था। उनकी नियमित दिनचर्या यही थी, रोज सुबह उठना, लकड़ी काटने जाना, उन्हें शाम को बाजार में बेचना और उसी से उनका घर चलता था। ऐसे ही कई दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहे थे तो उन्हें वहाँ एक साधु बाबा मिले। धनीराम और मोहन ने साधु बाबा को प्रणाम किया। पलटने वाली है, जल्द ही किस्मत पलटने वाली है। क्या कहा बाबा जी? किसकी किस्मत पलटने वाली है? तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। धनीराम, मैं चेहरा पढ़ सकता हूँ, किस्मत बता सकता हूँ। कहा बाबा जी? मैं तो गरीब हूँ और गरीब ही मर जाऊंगा। मेरी किस्मत में धन कहाँ? मेरी जिंदगी तो लकड़ियाँ काटने में ही गुजर जाएगी। तुम फिक्र मत करो धनीराम, ईश्वर तुम्हारी जल्द ही सुनेगा। देखना, एक दिन यही लकड़ियाँ तुम्हारा भाग्य खोल देंगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जो भी तुम्हें मिले उसमें संतुष्ट रहना, ज्यादा की लालसा मत करना। जी बाबा जी। धनीराम और मोहन बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर आगे निकल जाते हैं। तभी एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था और लकड़ियां काटते वक्त उसे 3 कोका कोला की बोतल मिली। उसने तुरंत धनीराम से कहा, पिताजी देखिए, मुझे क्या मिला। धनीराम उन बोतलों को देखता है और कहता है, अरे ये तो 3 कोका कोला की बोतलें हैं। आओ पिताजी, जरा आराम करें और इन कोका कोला की बोतलों से अपनी प्यास बुझाते हैं। पर जैसे ही मोहन पहली कोका कोला की बोतल खोलता है तो एक बोतल से बहुत सारी कोका कोला की बोतलें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो ये देखकर घबरा जाता है और वो झट से ढक्कन को बंद कर देता है। फिर वो दूसरी कोका कोला की बोतल का ढक्कन खोलता है और उसमें से चिप्स के पैकेट और नमकीन निकलना शुरू हो जाते हैं। वो इसको भी तुरंत बंद कर देता है
इसके बाद वो तीसरी कोका कोला की बोतल खोलता है और तीसरी कोका कोला की बोतल में हैरान करने वाली बात ये थी कि इसमें सोने के सिक्के निकल रहे थे और वो इस बोतल को भी तुरंत बंद कर देता है। इसके बाद उन तीनों बोतलों से एक जादुई शक्ति निकलती है और एक परी के रूप में प्रकट होती है। वो धनीराम से कहती है, देखो धनीराम और मोहन, भगवान ने तुम पर दया खाकर ये जादुई बोतल तुम्हें दी है। आशा करती हूँ तुम इनका सदुपयोग करोगे। अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। धनीराम के मन में एक विचार आता है कि क्यों न इन तीनों बोतलों की बदौलत वो खुद की एक दुकान खोल ले, ताकि उसको और उसके बेटे को लकड़ियाँ काट कर गुजारा न करना पड़े। वो भगवान को शुक्रिया कहता है और रातों रात बहुत सारी कोका कोला की बोतलें और बहुत सारे चिप्स के पैकेट बना लेता है। उसकी रातों रात दुकान देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि धनीराम एक दिन में इतना धनी कैसे हो गया। कल तक जो धनीराम लकड़ियां बेचकर गुजारा कर रहा था, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। सब लोग जानना चाहते थे कि धनीराम के हाथों ऐसा क्या जादू लग गया है। आसपास के गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी। उसकी दुकान भी अब अच्छी खासी चलने लगी थी। धनीराम सिर्फ दिन में एक बार बोतलों को खोलता, फिर जितनी भी कोका कोला की बोतलें और चिप्स निकालता वो उन्हें दुकान पर बेचता और सोने के सिक्कों को एक अलमारी में रखता। पर उसका बेटा मोहन चाहता था, जब हमारे पास जादू की बोतलें हैं तो क्यों ना हम जल्दी ही अमीर बन जाएं। हमने अपनी आधी जिंदगी लकड़ियां काटी है, तो क्या भी आधी जिंदगी ये बोतलें बेचने में गुजार देंगे क्या? क्यों ना हम बहुत सारी कोका कोला की बोतल बनाएं और बहुत ज्यादा नमकीन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के बनाएं। ये बात उसने अपने पिता धनीराम से कही। पिताजी, क्यों ना हम उन बोतलों का सही उपयोग करें। बेटा मोहन, लालच करना बुरी बला है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। जितना मिल रहा है उतना ही खूब है। आखिर हमारे पास पहले था ही क्या। इन जादुई बोतलों ने तो हमारी जिंदगी ही संवार दी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने हम पर ऐसी कृपा करी। ऐसा कहकर धनीराम सोने चला जाता है, पर मोहन को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी और वो मन ही मन सोचने लगता है, पिताजी भी ना बस ज्ञान ही ज्ञान बांटते रहते हैं। ऐसा सोचकर वो भी सोने चला जाता है। एक दिन धनीराम कहता है, बेटा मोहन, मैं पास वाले गांव जा रहा हूँ। तुम आज दुकान का काम संभाल लेना और जादुई कोका कोला की बोतलों से सामान बना लेना। मैं शाम तक घर लौटूंगा। मोहन तो इसी दिन की फिराक में था कि कब उसके पिताजी धनीराम बाहर जाएं और वो मौके का फायदा उठा ले। धनीराम दूसरे गांव चला गया। मोहन ने दरवाजा बंद कर लिया और बोतलें खोलने चला गया। उसने तीनों बोतलों को एक एक करके खोला और सामान बना लिया और तीसरी बोतल से सोने के सिक्के। इसके बाद उसने तीसरी बार उन बोतलों को खोला और इस बार भी उसने सामान और सोने के सिक्के बना लिए। मोहन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, पिताजी खामखा परेशान हो रहे थे। मैंने कितने सारे सोने के सिक्के और कितना सारा सामान बना लिया है, वो भी एक दिन में। अरे ऐसे ही तो अमीर बना जाता है, पिताजी भी ना। मोहन का लालच बढ़ता जा रहा था और वो चौथी बार उन बोतलों को खोलता है, पर इस बार उन बोतलों से कुछ भी नहीं निकला और जो उनमें से कोका कोला की बोतलें और चिप्स निकलते थे और साथ ही साथ सोने के सिक्के जो निकला करते थे वो भी अब गायब हो चुके थे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मेरा सारा सामान कहाँ चला गया? मेरे सोने के सिक्के वापस कहाँ चले गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? ऐसा कहकर मोहन रोने लगता है। इतने में धनीराम वापस आ जाता है और उसको सारा वाकया पता चल जाता है। धनीराम और मोहन दोनों माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। धनीराम मोहन से कहता है, मोहन, मैं कहता था ना लालच बुरी बला है, पर तुमको तो ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। अब देख लिया इसका परिणाम। अब कल से वापस मजदूरी करने चलना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोनों वापस अगले दिन से लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं और इस तरह से लालच उन दोनों को जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर लाकर वापस खड़ा कर देता है।